गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। और मैं रुद्रेश पांडे आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जीवों में जनन। तो हम बात करेंगे, लास्ट ईयर आपने देखा हमारे सभी तंत्रों के बारे में, सभी सिस्टम्स के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक सिस्टम हमारा रह जाता है जो कि 12th क्लास में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात कर रहे हैं जीवों में जनन की। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले उन विधियों के बारे में बात करेंगे कि जीवों में जनन की विधियाँ कितने प्रकार की हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन। 3 प्रकार की विधियाँ यहाँ पर बतलाई गई हैं। अब 3 प्रकार की विधियों के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन सी विधि में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की विधि की कि लैंगिक जनन की विधि में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में हमें 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है, एक नर और एक मादा। अब चाहे हम बात किसी ह्यूमंस की बॉडी की करें या फिर हम पुष्पों की बात करें, पौधों की बात करें, यहाँ पर हमें अलग नर की आवश्यकता पड़ेगी और मादा की आवश्यकता पड़ेगी। और जिस विधि में आवश्यकता पड़ेगी वह विधि है हमारी लैंगिक जनन की विधि। अब नेक्स्ट विधि की बात करेंगे दोस्तों, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हमें इस विधि को 6 से 7 प्रकार के बारे में बतलाया गया है। तो जो अलग अलग टाइप्स हैं इसके कुछ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन की विखंडन विधि। विखंडन विधि में 2 प्रकार की होती है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। यहाँ पर बात हो गई हमारी विखंडन विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है दोस्तों केचुआ, जो कि इसका मोस्ट एग्जाम्पल भी कहलाता है केचुआ, जो कि इस विधि के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरी विधि की बात करेंगे मुकुलन। मुकुलन में क्या एग्जाम्पल आता है दोस्तों, साइकॉन, जो मुकुलन विधि के अंतर्गत होता है। और नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोटोमी, जो कि एग्जाम्पल आता है ओपेलाइना। इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं दोस्तों, खाली स्थान में पूछे जाते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अलैंगिक जनन की 6 विधियाँ होती हैं। पहली विधि है विखंडन, दूसरी विधि है मुकुलन, तीसरी विधि है प्लाज्माटोमी, चौथी विधि है गैम्यूल विधि, 5वीं विधि है पुनरुद्भवन विधि और 6वीं विधि है बीजाणु निर्माण द्वारा। तो 6 विधियों के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन में केचुआ उदाहरण में आता है, मुकुलन में साइकान आता है, प्लाज्माटोमी में ओपेलाइना आता है, गैम्यूल में स्पॉन्जिला आता है और पुनरुद्भवन में हाइड्रा या स्टारफिश, सबने देखा होगा ऑलरेडी। और उसके बाद बीजाणु निर्माण में होती है क्लोमाइडोमोनास या पेनिसिलियम। ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं। इनके साथ साथ अब हम तीसरी विधि की बात करेंगे जो कि हमारी कायिक प्रवर्धन या कायिक विधि होती है। तो हम बात कर रहे हैं कायिक प्रवर्धन की या कायिक विधि की। अब कायिक विधि में सबसे पहले दाव लगाना, किसी पौधे को रोपना, यानी कि दाव लगा के रोपना या बनाना उसको। नेक्स्ट है कर्तन विधि। थर्ड है हमारी गूंटी बांधने वाली विधि। फोर्थ है हमारी ग्राफ्टिंग विधि और फिफ्थ है इनऑर्चिंग, जो फिफ्थ इनऑर्चिंग विधि, और 6 है मुकुलन विधि और 7th सूक्ष्म प्रसारण। दोस्तों यहाँ पर मैंने 7 विधियाँ लिख रखी हैं कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत। याद करने के लिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत 7 प्रकार की विधियाँ अलग अलग प्रकार से होती हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत 6 प्रकार की विधियाँ होती हैं और लैंगिक जनन के अंतर्गत कोई विधि नहीं है, लेकिन इसमें किसी 2 अन्य जनकों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य जनक नर और मादा दोनों के जो है गैमेट्स मिलते हैं, तब जाके जायगोट बनता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है या बीज का निर्माण होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मुकुलन विधि और सूक्ष्म प्रसारण विधि। मुकुलन विधि का मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने बनाया है, हाइड्रा का पौधा। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटा हाइड्रा है जो कि इस आकार में आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो है यहाँ पर बर्ड्स निकलना स्टार्ट होती है। जब बर्ड्स निकलना स्टार्ट होती है तो प्रारंभ में वह छोटी सी होती है। सेकेंड बार में क्या होता है कि यहाँ पर बर्ड्स का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। जब बर्ड्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। थर्ड प्रोमोशन में क्या होता है, मैच्योर हो जाती है, पूरे तरीके से जो है बर्ड्स मैच्योर हो जाती है और कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। और लास्ट में क्या होता है, सीधा इस हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बन जाता है और अलग हो जाता है। इस प्रकार से जो है मुकुलन विधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मुकुलन विधि के बारे में बतलाया। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पर लैंगिक जनन में नर और मादा, यहाँ पर हम पुष्प की बात पहले करेंगे और ह्यूमंस की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुष्प में नर और मादा किस प्रकार से होते हैं और दोनों जो मिलकर के गैमेट्स जो है का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बतलाया था कि
पुष्प में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, नर और मादा पुष्प किस प्रकार से होते हैं, और एक ही पुष्प पर नर और मादा का होना किस प्रकार से होता है, या अलग अलग पुष्प पर नर मादा का होना किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्प की संरचना, जो कि मैं अभी आपको एक एक बाय स्टेप बना के दिखलाऊंगा। बहुत आसान है दोस्तों। और अभी हम बात कर रहे हैं पुष्प के भाग। तो यहाँ पर पुष्प के भागों को मैंने दो प्रकार से बतलाया है। एक तो मैंने सहायक भाग और दूसरा आवश्यक भाग। तो यहाँ पर जो सहायक भाग है वह है बाह्यदलपुंज और दलपुंज, जो कि पुष्प में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, जो किस प्रकार से काम करते हैं मैं संरचना के दौरान आपको बतलाऊंगा। और दूसरा है हमारा आवश्यक भाग, जो कि पुमंग और जायांग। अब यहाँ पर एक जो पुमंग है वह होता है नर भाग, और जो जायांग है वह होता है दोस्तों मादा भाग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। जो पुमंग है वह होता है नर भाग, और जो जायांग होता है वह होता है मादा भाग। दोस्तों यहाँ पर इनके मैंने भागों के नाम भी लिख रखे हैं यहाँ पर, कि पुमंग के अंतर्गत कौन कौन से जो है नरभाग आते हैं। तो यहाँ पर परागकण, परागकोश, पुतंतु, संयोजी और लघु बीजाणु, जो इस 3 से 4 प्रकार के जो मैंने नाम लिख रखे हैं, ये सब पुमंग के अंतर्गत आते हैं, नरभाग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो जायांग के लिए मैंने लिख रखा है वो है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड, गुरु बीजाणु, या गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं हम इसे। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो नाम है, ये दो नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु। ये भी बहुत मोस्ट IMP नाम है, या इनके ऊपर से भी क्वेश्चन बनता है इन दोनों में क्या अंतर है, या इन दोनों की कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर होती है। दोस्तों याद रखने के लिए मैंने इसको अलग से इसलिए रख रखा है क्योंकि ये पुमंग यानी कि नर भाग के अंतर्गत आता है लघु बीजाणु, और जायांग यानी कि मादा भाग के अंतर्गत आता है गुरु बीजाणु धानी। अब हम आपको भी बतलाएंगे डायग्राम के दौरान कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं दोस्तों इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड़हल के पौधे की। गुड़हल के पौधे का डायग्राम बना रहे हैं, जिसको हम जासौन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह गुड़हल कुल का पौधा है, कुल का नाम है गुड़हल, पुष्प का नाम है जासौन। और हम बात इस प्रकार से करेंगे कि जो जासौन का पौधा है इसमें नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वह लैंगिक जनन के अंतर्गत प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे पुष्प की बात कर रहे हैं जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। दोस्तों ये जो मैंने मटका समान स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये इतना जो है ये मादा भाग बनाया है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, ये जो सबसे पहले हमें मादा भाग बनाना है। मादा भाग के ऊपर इस प्रकार से हमें एक स्ट्रक्चर बनानी है छोटी सी, और इस मटकी समान संरचना को बनाना है। दोस्तों इसमें अलग से क्या करना है, आपको बाहर की तरफ इस प्रकार से दो फूलनुमा संरचना को निकालना है। ये जो फूलनुमा संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है हमारी बाह्य दलपुंज, क्योंकि मैंने बताया बाहर की तरफ इस स्ट्रक्चर को हमें बाहर की तरफ बनाना है, और यही स्ट्रक्चर हमारी बाह्य दलपुंज के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इस संरचना को पूर्णतः ढकना है। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी ले जाएंगे हम। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करूँगा जिसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस प्रकार से, जो कि आप प्रत्येक पुष्प में आसानी से देख सकते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जब आप कहीं भी किसी पुष्प को देखते हैं तो एक आपको जो कलर है उसका पुष्प का वो तो दिखाई देता है, ये साथ में उसमें बाहरी आवरण ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जासौन की। जासौन में जो बाहरी आवरण दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो बाहरी आवरण है यह है दोस्तों हमारा दलपुंज। नाम लिखते जाइए और याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दलपुंज नाम है, और यह जो है ये है हमारा बाह्य दलपुंज। इसको बाहर की तरफ ज़्यादा दर्शाया गया है, और ये हमारा बाह्य दलपुंज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये तो हमारी थी सिर्फ अभी स्ट्रक्चर छोटी सी। अभी हम बात करेंगे आगे नरभाग की, पुमंग की। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर, ये दोस्तों
ये बन गया हमारा एक पुमंग। दोनों साइड बनाते हैं हम इसको। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों साइड मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई ये हो गई दोस्तों पुमंग। नाम लिख देते हैं इसका पुमंग। अब यहाँ पर जो मैंने नाम लिख रखी है पुमंग के अंतर्गत क्या क्या, परागकण, परागकोश, पुतंतु, संयोजी। इस जो स्ट्रक्चर है दोस्तों इसको हम बोलते हैं संयोजी, क्योंकि यह इधर से लेकर के निचले हिस्से से लेकर के ऊपरी हिस्से पुमंग को जोड़ने का काम करती है, यानी कि कनेक्टिव यानी संयोजी, कनेक्टिव बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट जो है हमारा जो इतना ये भाग ये होता है हमारा परागकोश। और परागकोश के साथ साथ जो इसमें छोटी छोटी मात्रा में भरे हुए होते हैं इनको हम बोलते हैं दोस्तों परागकण। ये होते हैं परागकण जो कि परागकोश के अंदर भरे होते हैं। और तीसरा नाम क्या मिल रहा है हमारा, लघु बीजाणु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लघु बीजाणु इन परागकणों के अंदर के हिस्से को बोलते हैं लघु बीजाणु। इस परागकण के अंदर के हिस्से को बोलते हैं लघु बीजाणु। क्लियर हो रहा है आपको? अब हम देख रहे हैं दोस्तों, ये तो हमारी हो गई बात सिर्फ नर्व हिस्से की, ये पूरा हमारा नर हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब माला हिस्सा की बात करेंगे तो वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये जो दोस्तों आपको यहाँ तक का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। ऊपरी हिस्सा जो है दोस्तों इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। जो हमें ढक्कन नुमा संरचना दिखाई दे रही होती है उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसको हम बोलते हैं वर्तिका। पूरा हिस्सा यहाँ तक भी ले सकते हैं हम इसको। अब इसके साथ साथ यहाँ पर अंडाशय और बीजांड की स्ट्रक्चर अलग बनेगी फ्रेंड्स। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ इस प्रकार से, बहुत आसान है बनाना। देखिए आप, बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने इनको अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए फैला के बनाया है। ये डायग्राम में बहुत पास होते हैं, तो आपको पता चल गया है कैसे बनाना है। अब इसकी स्ट्रक्चर मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए आप, इसी प्रकार से इस स्ट्रक्चर को वापस ले जाइए, इस प्रकार से। बहुत आसान है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर ये तो हो गया हमारा पूरा अंडाशय का भाग। अब इसके अंदर छोटी छोटी मात्रा में होते हैं बीजांड। छोटी छोटी मात्रा में बीजांड भरे हुए होते हैं, और इन्हीं बीजांडों के अंदर होता है गुरु बीजाणु। इन्हीं बीजांडों के अंदर होता है गुरु बीजाणु। समझ में आ रहा है आपकी कि बीजांडों के अंदर होता है गुरु बीजाणु और परागकण के अंदर होता है लघु बीजाणु। दोनों में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अब हम बात करेंगे किसकी, बीजांड की। तो ये जो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे हैं यही बीजांड है, और इसके अलावा जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है अंडाशय की है। क्लियर हो रहा होगा आपको। और यहाँ पर जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो दलपुंज दिख रहा है, यह जो छोटा छोटा इसका हिस्सा है, यही छोटा छोटा हिस्सा दल भी कहलाता है। अधिकांशतः ये जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं बोर्ड वाले, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो दोस्तों पुष्प को सिर्फ 4 भागों में डिवाइड किया गया है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। इसके अलावा कोई 5वां हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन यहाँ टीचर से भी कंफ्यूजन करते हैं, नहीं एक हिस्सा और है। यदि वो कोई इनमें से नाम लेते हैं, वो किसी का भी नाम ले देते हैं, बोले संयोजी हो गया या किसी अन्य XYZ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आप कह सकते हैं कि सर ये उसका हिस्सा है, मेन पार्ट उसका पुमंग है, यदि कोई इनमें से नाम लेता है तो। सर ये बीजांड जो है किसका हिस्सा है, जायांग का हिस्सा है। इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, यह जायांग का हिस्सा है, जायांग के अंतर्गत आता है। मेन हिस्सा इसका जायांग मैंने आपको बतलाया।
और यहाँ पर दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो दोनों अलग हिस्से हैं। यहाँ पर काम क्या होता है दोस्तों, जो दलपुंज है यह कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। जब पुष्प की जो बाह्य संरचना होती है इसमें आकर के कीट बैठें, आकर्षित हों, जिससे जो है पराग नलिका में पराग रस लाने का काम करें, तो इसके लिए यह बाह्य दलपुंज इम्पोर्टेंट है। और जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, भ्रूण बन जाता है, यहाँ बीज बन जाता है यहाँ पर, या फूल बन जाता है, फल से फूल बन जाता है, उस प्रक्रिया के बाद जो है यहाँ पर जो बाह्य दलपुंज दोनों वो नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक पुष्प की पंखुड़ी जो होती है, जब अपन तोड़ते हैं उसको, पुष्प पूरा तरीके से फूल जाता है तो वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है, पंखुड़ी हर समय तक दिखाई नहीं देती। तो वो जो पंखुड़ी हम जिसको बोल रहे होते हैं, यह इसमें जो जासवन के पुष्प में मैंने अब आपको 2 दिखलाई हैं, 2 होती हैं, लेकिन अन्य किसी पुष्प के कुल की बात करेंगे तो अलग अलग होती हैं। प्रत्येक पुष्प में एक समान नहीं होती हैं, अलग अलग संरचना में होती हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं गुड़हल के पौधे की, तो यह भी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है। दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको डायग्राम आसानी से समझ में आया होगा, और यहाँ पर जो मैंने आपको डिस्कशन बताया आसानी से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि परागकोश को तोड़ेंगे, परागकण किस प्रकार से बनता है, परागकण की विकसित होने की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरु बीजाणु की विकसित होने की प्रक्रिया क्या है, कैसे पोषण प्राप्त करता है। और यहाँ पर जो आपने सुना होगा कि यहाँ से अन्य क्रियाएं होती हैं, परागण होता है, परागण भी 2 प्रकार का होता है। तो किस किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको ये सब कन्फ्यूजन दूर कर देगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे, डले और आप तक पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों।